हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आज आपको देखिए हिंदी साहित्य का चैप्टर्स लेकर आई हूँ, जो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास, हमारा जो टॉपिक्स है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपके साहित्य से क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से आपके 3-4 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य, पहले हम साहित्य के बारे में जान लेते हैं कि साहित्य होता क्या है। तो साहित्य आपका देखिए, चाहे जो भी कवि हो, लेखक हो, अपने गद्य और पद्य का जो संकलन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, साहित्य। और अगर वो हिंदी भाषा में किए तो उसे हिंदी साहित्य कहते हैं। जिस भाषा में करेंगे, अंग्रेजी में करेंगे तो अंग्रेजी साहित्य कहेंगे, जिस भाषा में करेंगे तो उसको उस भाषा का साहित्य कहते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी साहित्य का जो काल है। देखिए, जैसे कि हमारा समय चलता आता है, जैसे कि जब हम मुगल काल पढ़ते हैं तो उनकी विशेषता बताया जाता है कि अकबर में जो होता है कि साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, या फिर जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता था कि उस टाइम उनके टाइम में वो चीज़ फेमस था। तो हम काल की बात करते हैं, जो ढेर सारे कवियों ने इस काल को एक समय विभाजित करने के लिए या फिर उस काल में जैसी रचनाएं हैं उस अकॉर्डिंग उसका नाम रखा। तो देखिए, इसको 4 भागों में विभाजित किए। पहले आदिकाल, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो आदिकाल हो गया। फिर आपका इसका जो काल है वो 650 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो काल है 650 ईस्वी तक 1350। फिर उसके बाद आपका आता है भक्ति काल। भक्ति काल क्यों माने, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। उस टाइम जो कवि होते थे वो भक्ति पे आधारित ढेर सारी कविताएं या रचनाएं करते थे, इसलिए उस टाइम की जो रचना है उस समय की रचनाओं को हम क्या कह दिए, भक्ति काल। और ये कब से कब तक था, 1350 से 1650 ईस्वी तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है रीतिकाल। रीति का मतलब होता है प्रेम, जिसे हम उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। ये आपका जो चला 1650 से 1850 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है आपका अब मतलब 1850 तक अब तक जो चल रहा है वो आपका क्या है, आधुनिक काल। तो ये आपके 4 प्रकार विभाजित हो गए आपका, कौन कौन से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर हम बात करते हैं कि आदिकाल होता क्या है या आदिकाल का नामकरण। देखिए, ढेर सारे कवि या लेखक ने इस पर ढेर सारे नाम रखा। आदिकाल पे भी मत हुआ कि इनका ये नाम रखे, नहीं वो नाम रखे, उन्हें उस अकॉर्डिंग जो कविता या रचना है उस अकॉर्डिंग इन्होंने नाम रखने का निर्णय लिया। तो आपका देखिए जो आदिकाल है, आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल या आदिकाल को वीर गाथा काल कहें रामचंद्र शुक्ल ने। तो अगर कह दे आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो कौन कहे, रामचंद्र शुक्ल। ये पहले तो वीरगाथा काल कहे, फिर उसके बाद क्या कहे कि नहीं, वीरगाथा काल को भी हम आदिकाल कह सकते हैं। फिर उसके बाद चारण काल, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, तो कहे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन कहे। फिर उसके बाद है आदिकाल को विज्वपन काल किसने कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि आदिकाल को विज्वपन काल किसने कहा। बीज मतलब होता है जहाँ से आपके साहित्य का बीज, मतलब जैसे बीज लगाते हैं पौधे उत्पन्न होते हैं, तो जहाँ से आपके साहित्य का बीज उभरा उसी को हम उस नाम से क्या कह दिए, बीजवपन काल। तो बीजवपन काल कहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आदिकाल को बीजवपन काल कहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल, तो आदिकाल को प्रारंभिक काल कहे आपके मिश्र बंधु। फिर उसके बाद आदिकाल को सिद्ध सामंत काल बोले आपके राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। अगर पूछ देगा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला, तो राहुल सांकृत्यायन। फिर उसके बाद आदिकाल को संधि काल किसने कहा, तो ये आपके कहते हैं रामकुमार वर्मा, ठीक है। आदिकाल को संधि काल किसने कहा, रामकुमार वर्मा। या फिर आदिकाल को इन्हें संधि काल करने के बाद इसको चारण काल भी कहे। फिर आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो ये आदिकाल कहे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, ठीक है, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए आपका जब साहित्य स्टार्ट होता है
साहित्य स्टार्ट में आपके आदिकाल से इसी में से एक क्वेश्चन के नंबर बन जाते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आपके रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। विज्वपन काल कौन के, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु सिद्ध सामंत, राहुल साकृत्यायन। संधि काल आपके रामकुमार वर्मा। और फिर आदिकाल किसने के, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर बात करते हैं जो आदिकाल में दो शैली का प्रचलन था। आदिकाल में दो शैली थी, एक थी डिंगल और एक थी पिंगल। आगे पूछ देगा कि आदिकाल में कितनी शैली का प्रचलन था, तो दो, या फिर कह देगा डिंगल और पिंगल जो शैली है ये किस काल की है शैली, तो ये आपके आदिकाल की है। देखिए जो डिंगल थी इसमें कर्कशता होने के कारण ये प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन जो पिंगल हुआ ये प्रचलित हुआ। ये प्रचलित हुआ, वो भी बाद में ब्रज भाषा के रूप में बदल गया। ठीक है, तो आपका पिंगल जो है ये प्रचलित हुआ, बाद में ब्रजभाषा का रूप लिया, और ये फेमस हो गया किस लिए, कि सूरदास के वजह से। सूरदास ने अपनी कविताओं में या कृतियों में इस ब्रजभाषा का प्रयोग किया, इसलिए आपकी पिंगल शैली क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। लेकिन जो डिंगल है ये क्या हुआ, प्रसिद्ध नहीं हुई। उसके बाद देखिए जो आपके आदिकाल में एक छंद था चौपई। आदिकाल में एक छंद थे चौपई, जिसमें आपके होते थे 15 मात्राएं। ठीक है, तो आदिकाल में एक छंद का प्रयोग होता था, जिसका जो छंद का नाम क्या था, चौपई, जिसमें 15 मात्राएं थे। लेकिन ये चौपई बाद में परिवर्तित होकर इसमें एक मात्रा बढ़ के क्या हो गया, चौपाई। इसमें आप लोग छंद पढ़ते होंगे ना, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्राएं। तो ये जो चौपाई का पूर्वकालिक रूप था क्या था, चौपई। तो आपके चौपई जो आपके 15 मात्राएं थे बाद में चौपाई के रूप में 16 मात्राएं के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर उसके बाद एक और छंद का प्रयोग होता था, आल्हा छंद। ठीक है, आल्हा छंद, इसमें आपके होते थे 31 मात्राएं। ठीक है, तो आपके आदिकाल में आल्हा छंद का प्रयोग होता था, जिसमें आपके 31 मात्राएं होती थी। ये जानते रहेगा, इसमें वीर रस का बड़ा प्रयोग होता था। ये जो छंद लिखा जाता था ये वीर रस में लिखा जाता था। तो आपके छंद की बात करें तो दो छंद का प्रयोग हुआ, एक चौपाई जो 15 मात्रा थी बाद में चौपाई में परिवर्तित हो गए, दूसरा आला छंद जिसमें 31 मात्राएं थी। इसमें जानते हैं किस रस में प्रयोग होता था, तो वीर रस में। फिर उसके बाद आपका आता है कि एक आप है कि जो चौपाई के साथ दोहा लिखने की पद्धति को एक उसका नाम देते थे कड़वक। चौपाई के साथ जो दोहा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 4 लाइन की चौपाई है, चौपाई के साथ आपके दोहा लिख दिए, उसको हम क्या कहते हैं, कड़वक। उस पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, कड़वक। और इस पद्धति के प्रयोग किए थे आपके जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास ने। ठीक है, तो आपके अगर पूछ दे कि कड़वक पद्धति का प्रयोग किस कवि ने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास। तो आपका देखिए चौपाई के साथ ये कड़वक क्या है, अगर मान लीजिए पूछे कड़वक क्या है, तो ये चौपाई के साथ दोहा लिखने की पद्धति को क्या कहते हैं, कड़वक। ये कड़वक का प्रयोग किसने किए थे, तुलसीदास और जायसी। फिर आपके शैली दो है, डिंगल और पिंगल आदिकाल में। जो आपके डिंगल में आपकी कर्कशता करी है, प्रचलित नहीं हुआ। फिर आपके पिंगल जो है प्रचलित हो गया, फिर बाद में क्या हो गया, ब्रज भाषा में विकलन हो गया, और ये प्रसिद्ध हो गया सूरदास के कारण। फिर आपके देखिए जो छंद है आदिकाल में, 2 छंद है आपके, चौपाई जो 15 मात्रा थी बाद में चौपाई के रूप में परिवर्तित थे 16 मात्राएं। फिर आपके आल्हा छंद का प्रयोग हुआ जिसमें आपके 31 मात्राएं थी, और ये हमेशा वीर रस में ही प्रयोग होता था। और फिर चौपाई के साथ दोहा लिखने की पद्धति को हम क्या कहते हैं, कड़वक। और कड़वक का प्रयोग कौन किए थे, जायसी और तुलसीदास। फिर इसके बाद देखिए चलते हैं, चलिए इसके बाद देखिए चलते हैं जो आपका आदिकाल हिंदी साहित्य के 3 रूपों में विभाजित किए गए। पहला आपका है सिद्ध साहित्य, दूसरा है आपका नाथ साहित्य, और फिर आपका तीसरा है आपका रासो साहित्य। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो हिंदी आदिकाल के साहित्य को 3 रूपों में विभाजित किए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। देखिए जो सिद्ध साहित्य है इसमें आपके बौद्ध ग्रंथों का वर्णन हुआ। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि सिद्ध साहित्य में किसका वर्णन हुआ, तो बौद्ध ग्रंथों का संकलन हुआ। ठीक है, फिर आपके देखिए नाथ साहित्य, ये नाथ संप्रदाय का संकलन इसमें हुआ।
नाथ संप्रदाय का के बारे में इसमें बताया गया। और आपको पता है कि जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, तो जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। तो आपके देखिए सिद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथों का संकलन और फिर नाथ साहित्य में नाथ संप्रदाय के बारे में बताया गया और नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। अब इन जो रासो साहित्य है इसको तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है आपका वीरगाथात्मक रासो, दूसरा है श्रृंगारपरक रासो, तीसरा है धार्मिक व उपदेश मूल रासो। ठीक है, जो वीरगाथात्मक रासो है इसमें वीरता के बारे में रचना की गई। वीरगाथात्मक रासो में आपके आते हैं पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो और परमाल रासो। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा इसमें से कौन सा वीरगाथात्मक रासो में से नहीं है, तो आपके पृथ्वीराज रासो और फिर विजयपाल और परमाल रासो ये आपके किस रासो काव्य का है? तो वीरगाथात्मक रासो काव्य। फिर दूसरा आता है श्रृंगारपरक। श्रृंगार का मतलब जाते हैं जो प्रेम से वर्णन आपकी रचनाएं होती है उसे किस में विभाजित किया गया? श्रृंगारपरक रासो में, जिसमें आपके आते हैं विशलदेव रासो और मंजू रासो। तो आपके विशलदेव रासो और मंजू रासो जो है वो किस रासो का प्रकार है? तो श्रृंगारपरक रासो। फिर आपके आते हैं धार्मिक उपदेश मूलक। धार्मिक मतलब जो धर्म से संबंधित रचनाएं उसे क्या कहते हैं? धार्मिक उपदेश, जिसमें आपके आते हैं चंद्रबाला रस। तो ये आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। वीरगाथात्मक में पृथ्वीराज रासो, परमाल और विजय रासो, और फिर श्रृंगारपरक में विशलदेव रासो और मंजू रासो, और फिर धार्मिक में आपके क्या आते हैं? चंद्रबाला रस। फिर हम बात करते हैं जो आदिकाल के कवि है, इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल के जो कवि है इसमें पूछ देता है कि इनमें से कौन से कवि नहीं है, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि आपका ट्रिक क्या है? स्वयं अमीरचंद विद्या के साथ नाले में जा गिरी। तो आपका स्वयं से आपके हो गए स्वयंभू, ठीक है। फिर आपके अमीर से है अमीर खुसरो, फिर आपके चंद से है आपके चंद बरदाई, और फिर आपके वी से है विद्यापति, द से आपके आते हैं देवसेन, सा से आपके आते हैं सरहपा, फिर आपके ना से आते हैं नरपति नाल, फिर जा से आपके आते हैं जगनिक, और फिर आपके ग से आएंगे आपके गोरखनाथ। तो सिंपल से देखिए एक ट्रिक के माध्यम से है कि आपके आदिकाल के कवियों के कैसे याद करेंगे, आदिकाल के कौन से कवि है। तो आपके आदिकाल के जो कवि है उसका ट्रिक क्या है? स्वयं अमीरचंद विद्या साथ नाले में जा गिरी। तो स्वयं से आपके स्वयंभू है, जिसे इनको अपभ्रंश के वाल्मीकि कहते हैं, हिंदी के आदि कवि इनको भी मानते हैं, आदि कवि वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन अपभ्रंश के वाल्मीकि इन्हीं को मानते हैं। फिर आपके अमीर से अमीर खुसरो आपके हुए, फिर आपके चंद से आपके चंद्रबरदाई, फिर आपके विद्या से विद्यापति, फिर आप सा से सरहपा, फिर आपके यहाँ पे द है, द से आपके क्या हो गए? देवसेन, ना से आपके नरपति नाल, में आपका साइलेंट में है, ज से आपके है जगनी, ग से आपके है गोरखनाथ। तो आपके इतने जो कवि हैं ये आदिकाल के कवि है। इसके अलावा आपके आदिकाल के कोई भी कवि नहीं है। फिर इसके अलावा आपको ऑप्शन अगर पूछ दें इनमें से कौन से आदिकाल के कवि नहीं है, तो आपके देखिए आदिकाल के कवि कौन है? स्वयंभू है, अमीर खुसरो है, चंद्रबरदाई, विद्यापति, देवसेन, सरहपा, नरपति नाल, जगनिक और गोरखनाथ। ये सब कौन से किस काल के कवि हैं? तो आपके आदिकाल के कवि हैं। फिर इसके बाद देखिए इनकी जो रचनाएं, देखिए हम जो आपके आदिकाल के कवि हैं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आपके पहले कवि आपके कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू के आपके जो कृति है क्या है? पौम चरियो और इठेडेमी चरियो। तो आपके इनके जो स्वयंभू की कृति क्या है? पौम चरियो और इठेडेमी चरियो। फिर उसके बाद आते हैं आपके जगनिक। जगनिक की जो कृति है वो क्या है? परमाल रासो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है परमाल रासो ये किसकी कृति है? तो ये जगनिक। ये जानते रहेगा ये आपके आल्हा और उदल दो के मतलब दोनों की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आल्हा और उदल जो व्यक्ति थे इनकी कथा के वर्णन के बारे में बात किया गया। फिर आपके यहाँ चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जानते रहेंगे इनकी जो कृति है पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी कृति है? तो चंद्रबरदाई की। ये जानते रहेगा ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे।
पृथ्वीराज चौहान के, क्या कह दीजिए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि थे। दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनके दरबारी कौन थे? विद्यापति। फिर सॉरी चंद्रबरदाय। फिर उसके बाद कहते हैं विद्यापति की जो रचना है वो क्या है? पदावली। पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली। देखिए जो पदावली है इन्होंने लिखा है मैथिली भाषा में। जो पदावली का प्रयोग किया ये मैथिली भाषा में लिखा। और फिर देखिए ये दोनों कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अवहट जिसे अपभ्रंश में कहते हैं इस भाषा में प्रयोग किए। और लिखनावली का आपका संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। तो आपका देखिए जो विद्यापति है इन्होंने पदावली को मैथिल भाषा में लिखने का, इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। अगर पूछ देगा मैथिल कोकिल को के नाम से किसे पुकारते हैं तो किसको कहते हैं? विद्यापति को। और विद्यापति ये जानते रहेगा बिहार के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ था। अगर विद्यापति का जन्म पूछे तो कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार के आपके कहाँ पे? दरभंगा में। और फिर ये पूछेगा ये किसके संरक्षण थे? तो ये राजा शिव प्रसाद और कीर्ति सिंह, शिव प्रसाद और कीर्ति सिंह के संरक्षण थे। तो आपका देखिए ये जो विद्यापति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विद्यापति आपके जो इन्होंने रचना की आपकी पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और लिखनावली, इनकी जो भाषा थी पदावली मैथिल भाषा में थी। मैथिल भाषा में लिखने का इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। इनका जब हुआ बिहार के दरभंगा में। और फिर आपके इन्होंने जो किसके संरक्षण में थे? तो शिव प्रसाद और कीर्ति सिंह। फिर आपके आते हैं सराहपा। सराहपा की कृति है दोहा कोश। फिर आपके देवसेन, जो आपके देवसेन थे इनकी जो कृति है श्रावकाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रावकाचार ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। तो जो देवसेन की कृति है श्रावकाचार ये हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। फिर आपके गोरखनाथ की जो कृति है नाशब्दी पद और प्राण संकली। जो गोरखनाथ है इनको जानते हैं क्या कहते हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। फिर इसके बाद आते हैं नरपति नाल। नरपति नाल की एक कृति है विशल देव रासो। ये एक प्रेम कथा है, ठीक है। ये प्रेम कथा होने के कारण ये आपके किस रासों में आता है? श्रृंगार परक रासों में। तो आपके जो विशल देव रासो है एक प्रेम कथा है, इसीलिए अगर किस रासों को विभाजित करें तो ये आपके श्रृंगार परक रासों का भाग है। फिर आपकी बात करते हैं आमिर खुसरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर खुसरो की जो कृति है वो क्या है? पहलिया, अंशिका, खिल की हालत नाजुक, फिर आपके हालत ए कन्हैया, नजराना ए हिंद। फिर इनकी बात करते हैं कि जो इनका जन्म हुआ, इनका जो जन्म हुआ ये कहाँ हुआ? काशगंज, एटा कह दीजिए या पटियाली, जो आपके बदायूं में भी पड़ता है। तो आपके अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? काशगंज या फिर एटा कह दीजिए आपके बदायूं में, आपके पटियाली। फिर आपका ये जो किसके दरबारी थी ये जानते रहे कि इन्होंने 7 सुल्तानों का या 7 सुल्तानों के शासनकाल में इन्होंने थे। तो अगर पूछ देगा 7 सुल्तानों के शासनकाल किस कवि ने देखा तो कौन कवि थे? आपके अमीर खुसरो। ये बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक के शासनकाल में थे, ठीक है। तो अगर पूछ देगा कि जो अमीर खुसरो है ये किसके शासनकाल तक थे तो बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक के शासनकाल तक थे। और फिर इनको अमीर खुसरो को भारत का तोता ए हिंद कहते हैं। अगर पूछ देगा तोता ए हिंद या तोती ए हिंद किसे कहते हैं तो आपके किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को, ठीक है। और इनको खड़ी बोली के जनक के नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली के जनक को किसे कहते हैं तो आपके अमीर खुसरो को। तो आपके ये खड़ी बोली के जनक हुए। और ये जानते रहेगा हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधि भी माने जाते हैं। अगर पूछ देगा कि हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधि कौन है तो आपके कौन है? अमीर खुसरो। ये क्यों प्रतिनिधि माने जाते हैं? कि इन्होंने हिंदी में आपके खड़ी बोली का प्रयोग किया और इन्होंने मुस्लिम के जैसे फारसी भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया। इन दोनों भाषाओं के संरक्षक है इन्होंने, ये हिंदू मुस्लिम के प्रतिनिधि माने जाते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ के आविष्कारक माने जाते हैं जैसे तबला, सितार, गजल, कव्वाली,
तराना, ये आदि के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगर पूछ देगा आविष्कारक कह दीजिए तबला, सितार, तराना या फिर गजल के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, तो अमीर खुसरो। खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं, अमीर खुसरो। हिंदी मुस्लिम के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, आपके अमीर खुसरो। इसलिए इनको क्या उपाधि दी गई, तोताए हिंद। उन्होंने 7 सुल्तानों के शासनकाल में रहे, बलबन से लेके अलाउद्दीन खिलजी तक। फिर आपकी इनकी जो कृति थी, पहली अंशिका खिल की हालत नाजुक, हालत एक कन्हैया, नजराना ए हिंद। और फिर इनका जो जन्म हुआ था कासगंज एटा पटियाले में। और फिर आपका ये जो अमीर खुसरो थे, ये आपके जो गजल हो गए, कव्वाली हो गए, इसके लिए बहुत फेमस माने जाते हैं। तो आपके जो अमीर खुसरो हो गया, फिर आपके नरपति नाल, विशलदेव रासो, लगभग करके आपके आदिकाल के सारे कवि और फिर आदिकाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा।